सबसे पहले बात कोरोना मीटर की, जिस पर एक नजर डालते हैं और आपको दिखाते हैं इस वक्त का यानी कि शाम 7 बजे तक का आंकड़ा देश के अलग अलग हिस्सों से क्या सामने आया है। देश में कुल कोरोना के केस 62,000 को पार कर गए हैं, 62,939 यानी कि तकरीबन 63,000 होने जा रहे हैं, जबकि अब तक 2,109 लोगों की जान चली गई है। 19,358 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। ये तमाम वो मरीज हैं जो इलाज के बाद ठीक किए जाने में जिनको कामयाबी मिली है। 24 घंटे में 26 नए मामले, जबकि 2 की मौत की खबर भी धारावी से सामने आई है। तमिलनाडु में कुल 7,204 केस हैं, 24 घंटे में 669 मामले तमिलनाडु में बढ़ गए हैं और इसके साथ ही कुल केस कोरोना का 62,939 तक इस वक्त जा पहुंचा है। तो 62,000 के पार जा पहुंचा है और स्थिति जिस तरह के दिखाई दे रही है, कुछ देर में यह आंकड़ा 63,000 का होने वाला है। लेकिन दिल्ली की बात करें तो यहां पर कोरोना महामारी का भयानक प्रकोप है, मगर ऐसे प्रकोप के दौरान भी दिल्ली में जोरदार सियासत जारी है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार सूबे में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा छिपा रही है, जबकि दिल्ली सरकार ने ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। देखिए, क्या दिल्ली में छिपाए जा रहे हैं कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत के आंकड़े? क्या दिल्ली सरकार कोरोना से मरने वालों की संख्या कम बता रही है? दिल्ली सरकार के आंकड़े और केंद्र के अस्पतालों में होने वाली मौत के आंकड़ों में अंतर क्यों? सबको मालूम है कि दिल्ली पर कोरोना का कहर बरपा है। दिल्ली वाले कोरोना के संकट से किसी तरह जान बचाने की जुगत में हैं। लेकिन ऐसे भयानक संकट के दौर में एक नया विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े छिपा रही है। मृतकों के आंकड़ों पर झूठ क्यों बोल रहे हैं? आज दिल्ली के अखबारों ने 348 मौत होने का आंकड़ा दिया, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी मात्र 80 की संख्या आज बता रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ये सवाल इसलिए उठाए हैं क्योंकि दिल्ली सरकार अपने मेडिकल बुलेटिन में जो आंकड़े बता रही है वो केंद्र से संचालित अस्पतालों में कोरोना से जो मौत हुई है उनके आंकड़ों से बहुत अलग है। समझिए इसे। दिल्ली सरकार के मुताबिक 8 मई की रात तक दिल्ली में कोरोना संक्रमण से कुल 68 लोगों की मौत हुई है, जबकि केंद्र से संचालित आरएमएल अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और एम्स अस्पताल में ही कोरोना से 69 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक आरएमएल अस्पताल में अब तक सिर्फ 26 मौत हुई है, जबकि आरएमएल अस्पताल के मुताबिक यहां कोरोना के 52 मरीज अब तक दम तोड़ चुके हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक एम्स में अब तक कोरोना से सिर्फ 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि एम्स के मुताबिक अब तक यहां कोरोना से 14 लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर सीधे सीधे दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, मगर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की अपनी दलीलें हैं, वो अड़े हुए हैं कि आंकड़ों में कोई हेरफेर नहीं हो रहा। ऐसा पॉसिबल है क्या? किसी भी देश के राज्य में कहीं पर भी पॉसिबल है कि मौत हो जाए उसको छुपा ले? पॉसिबल ही नहीं है। कोई डाटा कोई मेरे पर्सनल किसी के हाथ में नहीं होता है। दिस इज पब्लिक डोमेन। जो भी डेथ है वो डेथ आएगी। ओनली इशू इज डेथ समरी आ जाए कि वो बता दे कि भाई कोविड से डेथ हुई है, उसको कर लिया जाएगा। दिल्ली में हालात बिगड़े हुए हैं। कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 6,542 तक पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 73 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि मौत के आंकड़े पर विवाद क्यों है? कौन सच बोल रहा है और कौन मौत पर राजनीति कर रहा है? अब सरकार को इंतजार है फाइनल रिपोर्ट्स का। ये रिपोर्ट्स दिल्ली सरकार के अलग अलग अस्पतालों से आनी है, लेकिन जब रिपोर्ट आएगी तो इस सवाल से भी पर्दा उठ जाएगा कि मौत के आंकड़ों पर कौन सच्चा है और कौन झूठा। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को लेकर सियासत गर्म है, तो उधर सीएम अरविंद केजरीवाल को उम्मीद है कि हालात काबू में आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ज्यादातर मरीज हल्के लक्षण वाले हैं, इसीलिए उन्हें घर पर रहकर ही इलाज करने के लिए कहा जा रहा है। 82% लोग जिनकी डेथ हुई है उनमें 82% लोग 50 साल से ज्यादा उम्र के थे। तो देखने में ये आ रहा है कि बुजुर्गों की मौत ज़्यादा हो रही है। मैंने पहले भी कहा था और सभी सरकारें भी बार बार बोल रही है कि हमें अपने बुजुर्गों का खास तौर से ख्याल रखना है।
सभी बुजुर्गों को भी अपना ख्याल रखना है। तो हम ये देख रहे हैं कि अधिकतर केस जो है वो माइल्ड या एसिम्टोमेटिक है। लगभग 75% के करीब केसेस एसिम्टोमेटिक या माइल्ड केसेस हैं। उनका अब केंद्र सरकार ने आदेश निकाले हैं कि उनका इलाज अगर हम चाहें तो उनके घर पे भी हो सकता है, उनको अस्पतालों में आने की जरूरत नहीं है। उसका अब हम लोगों ने इंतजाम किया है। जो जो लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, जो जो लोग माइल्ड सिम्टम वाले होते हैं, जिनको थोड़ा सा बुखार है, थोड़ा सा खांसी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उन सब लोगों के घर पे इलाज का हमने इंतजाम किया है। हमारी टीम उनके घर पे जाती है, उनके पूरे परिवार को बिठा के सब समझाती है कि आपको कैसे करना है, देख के आती है उनके घर पे पहले। दिल्ली के रहने वाले सब लोगों से निवेदन है कि आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो लोग दिल्ली में दूसरे राज्यों के ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं और जो जाना चाहते हैं, हम उनका इंतज़ाम कर रहे हैं। अभी तक हमने आपके खाने और रहने का इंतज़ाम किया हुआ था। मेरी आपसे निवेदन है, पहला निवेदन तो यह, दिल्ली छोड़ के मत जाइए। बहुत जल्दी ये लॉकडाउन अंतहीन तो होगा नहीं, कभी ना कभी तो खुलेगा, जल्दी खुलेगा। सबको नौकरियां भी मिलेंगी, आपको भी नौकरी मिलेगी, सबको काम मिलेगा, सबको मजदूरी मिलेगी। लेकिन अगर कोई फंसे हुए हैं और जाना ही चाहते हैं, हम आपके लिए ट्रेन का इंतजाम कर रहे हैं। एक ट्रेन मध्य प्रदेश जा चुकी है, एक ट्रेन हमने बिहार भेजी, अभी और ट्रेन का इंतजाम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। राजधानी दिल्ली में 6500 को आंकड़ा पार कर चुका है, लेकिन इन सब के बीच उन लोगों से निवेदन करते हुए जो दिल्ली छोड़कर अपने अपने राज्य में वापस जाना चाहते हैं, हालांकि इसके लिए इंतजाम भी दिल्ली सरकार कर रही है। उधर अगली खबर बेहद हैरान करने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुंबई से ऑटो रिक्शा में आए 2 लोगों ने उधम सिंह नगर में कोरोना का संकट बढ़ा दिया है। 7 राज्यों को पार करते हुए उधम सिंह नगर पहुंचे दोनों ऑटो चालकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शहर में हड़कंप मचा है। लॉकडाउन में 7 राज्यों की सीमाओं पर दोनों को नहीं रोके जाने पर भी सवाल उठे हैं। कोरोना के सबसे खौफनाक एपिसेंटर मुंबई से जानलेवा वायरस 1500 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर आथमका है। मुंबई से आए 2 ऑटो चालकों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद उधम सिंह नगर में हड़कंप मचा है। दरअसल मुंबई में ऑटो चलाकर गुजारा करने वाले दीनू विश्वास और उत्तम हल्दर 3 मई को मुंबई से रवाना हुए। ऑटो में दोनों 7 राज्यों की सीमाएं पार करते हुए 7 मई को उधम सिंह नगर पहुंचे। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बीच कई जगह पर दोनों ने खाना खाया, पुलिस ने मदद भी की, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद बिना किसी ट्रैवल पास के सफर कर रहे दोनों ऑटो चालकों को किसी ने नहीं रोका। महाराष्ट्र का ऑटो नंबर होने के बावजूद किसी ने पूछताछ तक नहीं की। 7 मई को उधम सिंह नगर पहुंचते ही पुलिस ने रोककर इनसे पूछताछ की और सैंपल लिया गया और 9 मई को दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही शहर में हड़कंप मच गया। सभी जो है हमारे अस्पतालों में है, आइसोलेशन में थे और इनके सैंपल परसों के गए हुए थे, जो आज हमारे पॉजिटिव आए हैं। ये कोरोना संकट में लापरवाही की कुछ और कहानियां उधम सिंह नगर पर भारी पड़ती दिख रही हैं। हरियाणा के पलवल से अशोक कुमार नाम का शख्स 3 मई को उधम सिंह नगर पहुंचा, जबकि 7 मई को गुजरात के बनासकांठा से विजय सिंह नाम का शख्स उधम सिंह नगर पहुंचा। इन दोनों की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। उधम सिंह नगर में बाहर से आए 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है। मुंबई से आए दोनों ऑटो चालकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पलवल और बनासकांठा से आए दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीजों को क्वारंटीन किया गया है। वहाँ से ऑटो रिक्शा में बैठकर आए, मतलब 4 दिन की 4 नाइट हॉल्ट करते हुए आए विभिन्न प्रदेशों में हैं। और बॉर्डर चेकिंग का पता नहीं, पर हमारे प्रदेश में जैसे ही पहुंचे तो हमारी विजिलेंट टीम्स ने उनको पकड़ लिया और क्वारंटीन कर लिया। एक हरियाणा से आया और एक गुजरात से आया। कोरोना काल में ऐसी लापरवाही बेहद भारी पड़ सकती है। पंजाब इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां नांदेड़ साहिब से एसी बसों में आए तीर्थ यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। उधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा के साथ आज तक ब्यूरो। उधर महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। देश के कुल मरीजों का करीब 1/3 हिस्सा महाराष्ट्र में ही है। देश की कुल मौत के मामले में राज्य का हिस्सा 30% से भी ज्यादा हो चुका है। गुजरात में भी हालात अच्छे नहीं हैं।
त्राहिमाम मचा है महाराष्ट्र में। कोरोना की मार से देश के सबसे धनी राज्य में हाहाकार है। भारत में कुल मरीजों में से करीब 1/3 संक्रमित अकेले महाराष्ट्र से हैं। शाम 7 बजे तक देश भर में कोरोना के कुल 62,939 मरीज हैं, जिनमें से 20,228 महाराष्ट्र के हैं। देश में अब तक 2109 लोगों की वायरस की चपेट में आकर मौत हो गई है, जिनमें से महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 779 है, यानी लगभग 37%। मुंबई के हालात तो और भी ज्यादा खतरनाक हैं। अकेले मुंबई में 12,864 कोरोना पॉजिटिव हैं और अब तक देश के सबसे बड़े शहर में 489 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि पुलिसकर्मियों को भी कोरोना बड़ी तेजी से अपनी चपेट में लेता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य के 72 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और इनका कुल आंकड़ा 786 तक जा पहुंचा है। इनमें से 7 लोगों की मौत तक हो चुकी है। महाराष्ट्र से सटे गुजरात में भी हालात अच्छे नहीं हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में ही कोरोना के सबसे ज्यादा 7,796 मरीज हैं। यहाँ भी अहमदाबाद गुजरात का कोरोना सेंटर बना हुआ है, जहाँ 5,540 कोरोना पॉजिटिव हैं। हालांकि इन सब के बीच ICMR ने तय किया है कि बिना लक्षण वाले मरीजों को 3 दिन तक बुखार नहीं आता तो उन्हें कोविड अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी और इसी के तहत अहमदाबाद के सिविल अस्पताल से 100 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। लेकिन हालात देखकर फिलहाल ये तय है कि कोरोना ग्राफ में सबसे ऊपर खड़े महाराष्ट्र और गुजरात के लिए आगे का रास्ता और ज्यादा चुनौती भरा होने वाला है। मुंबई से विद्या और सौरभ बख्तानिया के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। यूं तो कोरोना का संकट पूरे देश में दहशत बनकर छाया हुआ है, मगर परेशानी का सबब यह है कि कोरोना ने अपनी चपेट में पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी ले लिया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के अब तक 645 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना की इस आपदा में जो जवान लोगों की सुरक्षा में लगे हैं, जो लोगों की मदद कर रहे हैं, अब उन्हीं जवानों पर हुआ है कोरोना का भयानक अटैक। जी हां, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर कोरोना ने वार किया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में अब तक 645 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बीएसएफ के 250 जवान कोरोना संक्रमित हुए हैं। सीआरपीएफ के 234 जवान अब तक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सीआईएसएफ के अब तक 64 जवानों को कोरोना संक्रमण हुआ है। आईटीबीपी में अब तक 100 जवानों को कोरोना संक्रमण हुआ है। जो जवान ऐसे बुरे वक्त में देवदूत बनकर सामने आ रहे हैं, उन्हीं जवानों में कोरोना का बढ़ता संक्रमण चिंतित करने वाला है। अगर पिछले 24 घंटे के ही आंकड़े देखें तो पिछले 24 घंटे में बीएसएफ के 35 जवानों में कोरोना संक्रमण मिला है। 24 घंटे में ही सीआरपीएफ के 62 जवानों में संक्रमण मिला है। 24 घंटे में ही सीआईएसएफ के 18 जवान कोरोना संक्रमित हुए हैं। ये वो जवान हैं जो जमीन पर रहते हैं, जो गरीबों के मददगार बने हुए हैं, जो लोगों को कोरोना संकट से बचने के जतन बता रहे हैं और बुरे वक्त में लोगों के मददगार बने हुए हैं। इनका बीमार होना परेशान करने वाला है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। वहीं दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर फंसे भारतीयों को मिशन वंदे भारत के तहत वतन वापसी कराई जा रही है। कोरोना संकट के चलते घर पहुंचने की आस छोड़ चुके कई लोग जब अपने देश पहुंचे तो भावुक हो गए। जानलेवा महामारी के बीच गैर मुल्क से अपने वतन लौट आने का सुकून क्या होता है, वो कोई इन परदेशियों से पूछे। आंखों में खुशी के आंसू, अपनी जमीन पर लौटने की मुस्कुराहट और दिल में जमाने भर का सुकून। महामारी की दहशत अपने देश के सुनहरे अंबर के नीचे आते ही खत्म सी होती दिखी। मेरा लड़का 2 साल से लंदन और वो वहाँ काफ़ी दिक्कत में रह रहा था। खाने का भी कुछ नहीं था, रहने का भी अभी जहाँ वो रह रहे थे उन लोगों ने खाली करने के लिए बोल दिया था। तो काफ़ी हाई कमीशन को हम लोग 15 दिन से ट्वीट कर रहे, सब कर रहे, तब जाके उसको ये पहला लंदन मुंबई के फ्लाइट में जगह मिला है आने के लिए। कोरोना से सबसे ज्यादा आफत और दहशत अमेरिका में है। ऐसे वक्त में वंदे भारत मिशन के तहत अमेरिका में फंसे 225 लोगों को लेकर पहली फ्लाइट हिंदुस्तान के लिए उड़ चली। इधर अहले सुबह करीब 4 बजे
लंदन के हीथ्रो से एयर इंडिया का विमान मुंबई पहुंचा तो वतन वापसी की खुशी लोगों की आंखों से आंसू बनकर सामने आ गई। I was very lucky that I got a call from them and I'm feeling very happy that finally I'm going back to my mom. I'm both excited and a little bit scared, considering trying to get back to our home country first and foremost. शारजहां से भी विशेष विमान 182 यात्रियों को लेकर लखनऊ पहुंचा। शारजाह से एयर इंडिया का पहला विमान लखनऊ पहुंचा है। खाड़ी के देशों में जो लोग रुके हुए थे, जो फंसे हुए थे, उन्हें लेकर ये विमान लखनऊ के टर्मिनल 1 पर आया है और इन तमाम लोगों को क्वारंटाइन में अगले 14 दिनों तक रखा जाएगा। कुवैत से 163 यात्रियों को विशेष विमान से हैदराबाद लाया गया। देर रात दोहा से कोच्चि एयरपोर्ट पर यात्रियों का एक और जत्था उतरा। एयर इंडिया 7 से 13 मई तक 12 देशों के लिए 64 उड़ानों का संचालन करके करीब 15,000 लोगों को रेस्क्यू करने के मिशन में जुटी हुई है। 15 मई के बाद मिशन का दूसरा चरण भी शुरू होगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। मिशन वंदे भारत के जरिए विदेश से लोगों को वतन वापसी कराई जा रही है, मगर देश में अपने अपने घर जाने के लिए मजदूर तड़प रहे हैं। आलम यह है कि मजदूर पैदल ही अपने अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं, बगैर इस बात की परवाह किए कि पैदल घर पहुंचेंगे भी या नहीं। कौन लिखता होगा मजदूरों की किस्मत? कौन लिखता होगा उनकी किस्मत में बेशुमार मेहनत और बेहिसाब दर्द? देखिए ना, आंखों में घर पहुंचकर जिंदा रहने का सपना पाले मुंबई से श्रावस्ती के लिए पैदल निकला मजदूर खंडवा में मर गया। पैदल चलते चलते अचेत होकर जमीन पर गिरा और उसी जमीन पर शव में तब्दील हो गया, जिसे नाप लेने का दम भरकर निकला था मुंबई से। न खाने का इंतजाम, न घर पहुंचने का साधन, मगर इस भरोसे में कि चले हैं तो पहुंच ही जाएंगे अपने गांव, इसलिए निकल पड़े हैं मजदूर साइकिल से, ठेले से, ट्रेन से और बहुत जगह पैदल भी। दिल्ली में सिलाई फैक्ट्री में काम करने वाले इन मजदूरों ने तय किया कि साइकिल से ये बिहार पहुंचेंगे। मालिक से उधार लेकर साइकिल खरीदी और मारने लगे पैडल ताकि पहुंच सके ये गांव। कन्नौज तक का सफर पूरा हुआ, आगे सफर जारी है। कहाँ से आए? नई दिल्ली। तो कहाँ जाएंगे? बिहार। बिहार मधुबनी। किसके जरिए आए हैं? किससे आए हैं? साइकिल से हम लोग आए हैं। दिल्ली से ही समस्तीपुर के लिए ये मजदूर इस ठेले पर अपनी पूरी गृहस्थी लाद कर निकला। रास्ते में जानलेवा संकटों को झेलता हुआ गोपालगंज तक पहुंच गया। नहीं था, किसी तरह से जुगाड़ करके रेड़ा उड़ा खरीद के तब गांव जा रहे हैं समस्तीपुर बिहार। अब दोबारा दिल्ली नहीं जाएंगे। कब से निकले आप? 28 अप्रैल को। अच्छा, कितना दिन लग गया आने में? 12-13 दिन हो गया आज। अब दोबारा नहीं जाएंगे? नहीं। महोबा की सीमा पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आए मजदूर भूख प्यास से व्याकुल हैं। दूसरे राज्यों से सीमा तक तो आ गए, लेकिन आगे का रास्ता बंद है। करे तो क्या करें, जाएं तो जाएं कहां? छोड़ नहीं रहे, इधर से जाने नहीं दे रहे, छोड़ नहीं रहे सर। क्या दिक्कत आ रही है? अभी दिक्कत जाने नहीं दे रहे हैं सर, इधर से रोक लिया है और इधर हम लोग परेशान है। 4-5 घंटे से खाने का भी नहीं है, पानी का भी नहीं है, इतना लंबा रास्ता घूमना। बड़वानी से आई तस्वीरें सीने में तड़प पैदा करती हैं। नासिक से सतना के लिए पैदल ही निकल पड़ी 2 गर्भवती महिलाएं। बड़वानी में एक महिला ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दिया, दूसरी महिला भी 8 महीने के गर्भ से है, मगर पैदल सफर जारी है। 8 महीने की पत्नी आपकी गर्भवती है, 8 महीने है, पैदल आना पड़ा क्यों? वहाँ राशन पानी कुछ नहीं मिला, दुकान संबंध है, इसलिए मजबूरन आना पड़ा हमको। रास्ते में मिली तकलीफ बहुत ही। ऐसी हजारों तस्वीरें रोज आ रही हैं। कोरोना के इस भयावह दौर में ऐसी तस्वीरें तकलीफ देह हैं। आज तक ब्यूरो। सतना जाओगे? सतना कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। हाँ? यहीं रह जाओ हमारे साथ। ना रोजी ना रोटी, बस रह गई मीलों की दूरी। लॉकडाउन की मजबूरी में मजदूरों ने जब घर की राह पकड़ी तो किसी को मिली ट्रेन, किसी को मिली बस, बाकी बेबस पैदल ही घर चल पड़े।
लेकिन घर वापसी की राह कईयों के लिए आसान नहीं रही। ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हैदराबाद से झांसी के लिए निकले 20 मजदूरों का ट्रक बेकाबू होकर पलट गया, जिसमें 5 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं मुंबई से उत्तर प्रदेश के लिए पैदल निकले एक परिवार के सदस्य का पैदल चलते चलते दम निकल गया, जबकि गुजरात से सीतापुर आ रही बस में ट्रक की सीधी टक्कर में 3 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पैदल चलते चलते आप देख रहे हैं कि किस तरह की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, जो यकीनन परेशान करने वाली हैं। इसीलिए सरकारों को, राज्य सरकारों को खासतौर से इन मजदूरों पर ध्यान देना चाहिए। उधर बात दिल्ली एनसीआर में कुदरत के बनते बिगड़ते मिजाज की अगर हम करें तो आज दोपहर में मौसम ने अचानक से करवट ली और आंधी बारिश से दिन में ही अंधेरा छा गया, तो कुछ देर के बाद ही भूकंप के झटके से लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। मई का महीना भी मौसम के न जाने कितने रंग दिखा रहा है। कभी बारिश, कभी आंधी, कभी ओलावृष्टि, तो कभी उमस भरी गर्मी। दिल्ली एनसीआर इसका लगातार साक्षात गवाह बन रहा है। रविवार की दोपहर अभी गर्म हो ही रही थी कि आसमान से उतरी आंधी बारिश ने इसे ठंडा कर दिया। पहले धूल भरी आंधी, फिर झमाझम बारिश। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, साथ ही साथ हल्की हल्की बारिश होने लगी। आप देख सकते हैं इस समय अक्षरधाम इलाके में मौजूद हूं। अभी भी तेज हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। थोड़ी देर पहले तक तस्वीरें बिल्कुल अलग थी। आसमान पे पूरी तरीके से काले बादल छाए हुए थे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा और गाजियाबाद में भी दिन में ही अंधेरा छा गया। अभी आंधी बारिश के बाद सुहावने मौसम से आई ठंडक का लोग लॉकडाउन में मजा ही ले रहे थे कि दिल्ली एनसीआर की धरती दोपहर 1:45 पर हिल उठी। जी हां, भूकंप का केंद्र गाजियाबाद था और तीव्रता 3 से ज्यादा थी। 1 महीने के भीतर दिल्ली एनसीआर की धरती में तीसरी बार कंपन हुआ। राजधानी दिल्ली में 1 महीने के दरमियान दूसरी बार ऐसा हुआ जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता जो आंकी जा रही है रिक्टर स्केल पर वो 3.5 के आसपास है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली जो है सिस्मिक जोन 4 में आता है, लिहाजा भूकंप के लिहाज से बहुत ज़्यादा रिस्की जोन में है। जी हां, चंद घंटों में ही कुदरत ने अपने अलग अलग मिजाज से परिचय करा दिया। अनुज मिश्रा और प्रशस्ति शांडिल्य के साथ रामकिंकर सिंह, दिल्ली आज तक। 1 महीने में तीसरी बार हिला है दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर के अलावा पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में भी धूल भरी आंधी चली। मई की असाई दोपहरी में तेज हवाओं से पारा लुढ़क गया और दिन में ही अंधेरा छा गया। हालांकि आसमान में अब भी काले बादलों का डेरा है। ठंडी हवाओं से रविवार की शाम सुहानी हो गई है। उधर पहाड़ों पर भी मौसम की मनमानी जारी है। मनाली में कई जगह बर्फबारी हुई तो कुल्लू और लाहौल स्पीति में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन पारा परेशान फिलहाल लोगों को नहीं करेगा। मौसम की मनमानी की हमने बात कर ली और अब बात मदर्स डे की। आज मदर्स डे के अवसर पर हम सलाम करते हैं उन माताओं को जो जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना एक आशावादी नजरिए और मुस्कान के साथ करती हैं। हमारे नेटवर्क पे चल रहे कोलगेट के अभियान स्माइल करो और शुरू हो जाओ के तहत ऐसी ही एक मां की जीवनी हम आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए देखते हैं सामाजिक कार्यकर्ता और अनाथों की मां सिंधु ताई सबकाल की ये कहानी। मेरी सगी माँ ने अगर मेरे ऊपर बहुत प्यार किया होता, मेरे को बहुत संभाला होता, तो मेरे को माँ की कीमत नहीं समझती। 20 साल की उम्र में मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे मायके वालों ने भी मुझे नहीं स्वीकारा। मेरा कोई नहीं था। जो प्यार मुझे नहीं मिला ना, वो मैं देना सीखी। इसलिए मैंने खुद को भुला दिया और मैं अनाथों की माँ बन गई बस। अब मेरे बच्चे डॉक्टर है, शिक्षक है, होटल मैनेजमेंट में है और न जाने क्या क्या। और मेरे संभाले हुए एक बच्चे ने तो मुझ पे पीएचडी की है पुणे यूनिवर्सिटी से। क्या बात है, मेरी भी कॉलर टाइट है आज। मेरे ऊपर आए संकट को मैं थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि वो नहीं आए होते
तो मैं इतनी बड़ी नहीं होती। मैं सिंधुताई सबका देश के हजारों अनाथ बच्चों की माँ हूँ, पर यहाँ रुकना नहीं है, लाखों बच्चों की माँ बनना है अभी मुझे। बेहद महत्वपूर्ण ये कहानी भावनाओं से भरी हुई जो आप देख रहे थे आज तक पर। देश तक में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।